को आसान रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत कॉमन है लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं है। यह है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में सेक्शन 144 यानी मेंटेनेंस का काम। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून है तो लोग सिर्फ 125 में ही क्यों जाया करते हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि जब कोई महिला केस करती है तो वो क्या क्या आरोप लगाती है, कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, पुलिस का क्या रोल होता है और सबसे जरूरी पैसा मिलता कहां से है। और वीडियो के अंत में जानेंगे एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस के पुराने ऑर्डर को वापस कैसे नहीं लिया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले सवाल है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 को लोग क्यों चुनते हैं। मान लीजिए एक महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया, अब उसे खाने पीने, रहने, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज के लिए पैसा तो चाहिए। सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस का 144 है, वो सीधे कोर्ट में जा सकती है और कह सकती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, पति सक्षम है लेकिन खर्चा नहीं दे रहा, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। इसे चुनने की 3 सबसे बड़ी वजह क्या है। इसमें फास्ट रेमेडी है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है लेकिन सिविल नेचर का है, इसलिए जल्दी निपटना। सभी धर्मों के लिए खुला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सब के लिए किसी भी मैरिटल स्टेटस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो या डिजर्टेड मतलब छोड़ी गई महिला हो, कुछ भी। अब सोचिए, हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस चाहिए तो सबसे पहले तलाक, जुडिशियल सेपरेशन का प्रोसेस होता है। डीवी एक्ट में पहले घरेलू हिंसा साबित करनी पड़ती है, लेकिन 125 सीआरपीसी में इतना बोलना काफी है कि मैं जरूरतमंद हूँ, इसलिए ये कानून सबसे ज्यादा एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल बन जाता है। अब लड़की जब केस करती है तो क्या क्या आरोप लगाती है हम जानेंगे। तो अब बात करते हैं उन आरोपों में जो महिला केस करते वक्त अक्सर लगाया करती हैं और अब जानिए उनके साथ कौन कौन सी धाराएं जोड़ी जाती है। मान लीजिए पति ने साधारण मारपीट की तो आईपीसी की सेक्शन 300 और ज्यादा ही सुनाई हो गई यदि तो 324, 325 लगती है। आईपीसी का सेक्शन 352 लगेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 3 लगता है। इसके साथ में सेक्शन 498 आईपीसी का लगता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 17, सेक्शन 19 लग सकता है। 506, 509 डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 3। ये सारे आरोप अक्सर एक साथ लगाए जाते हैं, बढ़िया खूबसूरती से ये पूरा सेट लगा दिया जाता है व्यक्ति के ऊपर। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लग गया, 498 लग गया और सीआरपीसी का 125 के जरिए सब लगा दिया। अब लेकिन अगर मुद्दा सिर्फ पैसा है तो महिला सीधे 125 सीआरपीसी को चुने क्योंकि वो सबसे जल्दी और सीधा रास्ता। अब बात करते हैं पुलिस के रोल की। अब अगर महिला 498 आईपीसी में केस करती है, पुलिस सबसे पहले एफआईआर लिखती है, पति और ससुराल वालों को सबको बुलाया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये नॉन बेलेबल है तो सीधे गिरफ्तारी भी हो सकती है, बाद में ट्रायल और सजा तक मामला पहुंच सकता है। लेकिन अगर महिला सिर्फ सेक्शन 125 सीआरपीसी में जाती है तो यहाँ पुलिस का रोल कुछ नहीं होता, वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाती है, कोर्ट नोटिस भेजता है, एविडेंस देखता है और फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। अब अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता तो क्या कर सकता है कोर्ट? क्या उसकी सैलरी, अगर कमाने वाला है, नौकरी चाकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी में से पैसा कटवा सकती है या फिर उसे पैसा ना देने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 के तहत जेल भेजा जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो सीआरपीसी 125 में प्रोसेस पुलिस से नहीं कोर्ट से शुरू होता है और यही इसे और आसान बनता है। अच्छा, मेंटेनेंस कहाँ से मिल सकता है, मतलब कौन कौन से लॉ है जहां पर मेंटेनेंस का प्रावधान लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, तो ये काफी तेज, आसान, सभी धर्मों के लिए है। और हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24, सेक्शन 25 जो बात करता है, सेक्शन 24 जो ड्यूरिंग द केस आपको जो भी पैसा दिया जाएगा। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी के बारे में बात करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 20 जो कंपनसेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। सीआरपीसी का 125 जो है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि महिला को मैरिटल स्टेटस या वायलेंस प्रूफ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये साबित करना होता है कि उसे जरूरत है और पति सक्षम है। अब हम जानेंगे कि लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 को लेकर। तो सबसे पहले समझें कि ये कहता क्या है। इस धारा के अनुसार यदि परिस्थितियों में बदलाव आता है, मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, अब कुछ समय बाद किसी की परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है तो पहले दिए गए आदेश को संशोधित, परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी मामले में भरण पोषण का आदेश दिया गया था, अगर पीड़ित की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है या प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है तो न्यायालय भरण पोषण के आदेश में संशोधन कर सकती है। अब बात करते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस के मामले में गेम चेंजर है। इस केस में पति को 2015 में 10,000 रुपए पर मंथ पत्नी को देने का आदेश किया गया और 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का ऑर्डर कर दिया गया। फिर 2020 में पति ने, समझेंगे, 2020 में पति ने सेक्शन 25(2) ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका लगाई कि अब मेरी हालत बदल गई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ,
मुझे ये ऑर्डर मॉडिफाई या रिवोक करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 25(2) तभी लागू हो जब मेंटेनेंस ऑर्डर के बाद, भाई मेंटेनेंस ऑर्डर जो पहले आ चुका था उसके बाद यदि परिस्थितियों में बदलाव हुआ हो तो पुराने ऑर्डर को पूरी तरह से नलीफाई या रिफंड नहीं कर सकते, खासकर जब वो फाइनल हो चुका। पति ने जो प्रेयर मांगा था कि पुराने ऑर्डर को खत्म करो और जो पैसा दे दिया है वो वापस दो, वो सेक्शन 25(2) के स्पिरिट या आत्मा के खिलाफ है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी ऑल्टरेशन, बदलाव या रिवोकेशन ऑर्डर के बाद की परिस्थिति के आधार पर ही हो सकता है, ना कि पुराने फैक्ट्स के आधार पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला के हक में फैसला दिया और पति की याचिका खारिज कर दी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी क्यों इतना प्रैक्टिकल और पॉपुलर है। ये कानून सीधे बात करता है, अगर महिला जरूरतमंद है, पति सक्षम है तो मेंटेनेंस देना होगा। बाकी कानूनों में प्रोसेस थोड़ा लंबा है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन 125 सीआरपीसी है, सादगी है, स्पीड है, अधिकार है। आपको क्या लगता है कौन सा कानून महिलाओं को सबसे ज्यादा रियल सपोर्ट देता है? नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई कानून को समझे और सब्सक्राइब करना मत भूलें।